डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वीडियोस की जो सीरीज है इसमें हम गुप्ता एंड गुप्ता का जो न्यू एडिशन है फोर्थ एडिशन उसके एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। अभी हम सब्जेक्ट कर रहे हैं पार्ट सीपीएम और आज हम इसमें क्वेश्चंस कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है कि यहाँ पर जो अर्थ मूविंग मशीन्स दी हैं इनमें शॉर्टेस्ट साइकिल टाइम किसका है। तो ये साइकिल टाइम को समझते हैं पहले। तो क्या होता है, जो मशीन है वो एक जगह कहीं पे डिगिंग करेगी। जैसे कि कोई मशीन है वो यहाँ से डिगिंग कर रही है, उसके बाद यहाँ कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक है उसमें ले जाके डाल रही है वो उस अर्थ मटेरियल को, उसके बाद वो वापस यहाँ पे आ रही है। ये कंप्लीट साइकिल होता है और इसको जो टाइम लगेगा इसमें इसको बोला जाता है साइकिल टाइम। तो हमसे पूछा है कि ये 4 टाइप की जो मशीन दी है इनमें से कौन सी ऐसी मशीन है जिसका सबसे कम साइकिल टाइम होगा। तो डीपर शोवल जिसको पावर शोवल भी बोलते हैं उसका सबसे कम होता है, उसके बाद बैकहो का होता है, उसके बाद ड्रैग लाइन, उसके बाद क्लैम शेल। अभी यहाँ पे डीपर शोवल के बारे में क्वेश्चन है तो हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ। सॉल्यूशंस में जो भी मैंने आपको डिटेल्स दिए हैं वो तो वाइज़ली मैंने इनको सेलेक्ट किया है, क्योंकि जहाँ पे कंसेप्चुअल चीज़ है वहाँ पे आप बहुत डेप्थ में भी जाके समझोगे तो वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं मैं वहाँ पे आपको अनलिमिटेड डेटा दे दूँगी तो वो आपके लिए बल्कि ही होगा और एट द एंड मुझे पता है कि आप एग्ज़ाम डे तक उस चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे और ज़रूरी भी नहीं है, वो इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि उनको याद रखा जाए। तो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन मशीन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ़ हम उनको डिस्कस करते चलेंगे। पावर शोल के बारे में बात करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है। इसका पर्पज़ क्या होता है? एक्सक्वेट करता है और दूसरे ट्रक वगैरह जो ट्रांसपोर्टेशन यूनिट है उनमें लोड कर देता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो इसका जो डिपर है, इसका जो बकेट है, उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग बताया जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि कोई 2 मीटर क्यूब का पावर शॉवल है, यानी उसकी जो बकेट है जिसमें कि अर्थ भर रहे हैं हम, उसका साइज़ 2 मीटर क्यूब है। इसमें जो डिगिंग ऑपरेशन होगा, ये आउटवार्ड और अपवार्ड डायरेक्शन में होगा। एक वीडियो की हेल्प से मैं आपको शो करती हूँ और इसी से मिलता-जुलता दूसरा है बैकहो। जो हो यहाँ पे लिखा है ये होता है बैकहो। बैकहो का आपने घर में अगर आपने गार्डन वगैरह में देखा होगा, एक ऐसा-सा इक्विपमेंट होता है, कुदाली बोलते हैं आई थिंक इसको इस तरीके से। यहाँ से शार्प सा होता है, जो ऐसे गड्ढा बनाना है कहीं पे कुछ आप कुछ बो रहे हो उसमें यूज़ होता है। तो इसमें जिस तरीका का एक्शन होता है बैकहो में उसी तरीका एक्शन होता है। डाउनवार्ड होता है और इनवार्ड होता है। वहीं पे इसका उल्टा होता है पावर शोल में, आउटवार्ड होता है और अपवार्ड होता है। तो एक वीडियो की हेल्प से हम दोनों को दिखाऊँगी मैं आपको, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है पावर शोल के रिगार्डिंग, कि ये सारी टाइप्स ऑफ अर्थ को एक्सक्वेट कर सकता है, बट अगर हार्ड सॉलिड रॉक है तो उसको नहीं कर पाएगा, उसको भी कर लेगा। अगर प्रायर लूज़निंग करी है, उसको अगर पहले किसी दूसरे इक्विपमेंट से लूज़निंग कर दी है उन रॉक्स की, तो उनको भी ये कैपेबल है एक्सक्वेट करने के लिए। तो वीडियो देखते हैं अब हम पावर शोल का और बैकहो का। अभी जो आपको इक्विपमेंट दिख रहा है ये बैकहो है। आपको दिख रहा होगा कि इसकी जब बकेट फिल हो रही है, 2 इक्विपमेंट दिख रहे हैं आपको एक्सक्वेशन वाले, दोनों ही बैकहो हैं। जब इनमें एक्सक्वेशन हो रहा है, जब डिगिंग हो रही है, बकेट फिल हो रही है, तो बकेट कैसे मूव कर रही है? डाउनवार्ड मूव कर रही है और इनवार्ड मूव कर रही है। जो मशीन है, उसकी तरफ मूव कर रही है। तो ये बैकहो होता है और पावर शोल होता है उसका जस्ट अपोज़िट। अभी जो आपको इक्विपमेंट दिख रहा है, ये पावर शोल है, डिपर शोल भी इसी को बोलते हैं। आप देखेंगे कि इसकी बकेट जब फिल हो रही है, आपको बकेट फिल होते हुए दिख रही होगी, तो जब ये फिल हो रही थी, तो ये मशीन से दूर की डायरेक्शन में जा रही थी आउटवार्ड और अपवार्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो फिर से देखें, अब ये देखिए, जब ये फिल हो रही है तो आउटवार्ड जा रही है और अपवार्ड जा रही है। जो बैकहो था उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे हो रहा है। तो यही मेन डिफरेंस होता है, बाकी मैकेनिज्म वगैरह काफ़ी कुछ सेम ही रहता है दोनों का। सो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डीपर शोल है इसका सबसे कम है साइकिल टाइम। और ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है। ड्रैग लाइन और क्लैम्प सेल के वीडियोज़ हम आगे के क्वेश्चंस में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है कि यहाँ पर जो एक्सकेवेटर्स दिए हैं इनमें से मोस्ट सूटेबल कौन-सा होगा अंडर वाटर अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना एक्सकवेशन करना है तो। तो ड्रैग लाइन यहाँ पर मोस्ट सूटेबल होगा, क्योंकि ड्रैग लाइन की एक तो बूम काफ़ी लंबी होती है तो उसको पिट में नहीं जाना पड़ता एक्सकवेशन करने के लिए, बाहर से ग्राउंड लेवल से ही एक्सकवेशन कर सकता है और ये लूज़ मटेरियल को हैंडल करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। एक वीडियो देखते हैं हम इसका भी, उसके बाद आपको बेटर तरीके से इसके डिटेल्स वगैरह समझ में आ पाएँगे। अभी जो ये आपको मशीन दिख रही है ये है ड्रैग लाइन। ये खुद ग्राउंड सरफेस पे है बट फिर भी वाटर के अंडर जाके एक्सट्रैक्शन कर पा रही है और ये भी दिख रहा है कि इसकी बूम काफ़ी लॉन्ग है।
तो ये एक्सक्वेशन भी करती है, और अगर एक्सक्वेटेड मटेरियल को कहीं आस-पास ही बैंक पे डिपॉज़िट करना है तो उसके लिए भी परफेक्ट है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये खुद ही जाके बैंक पे डिपॉज़िट कर रही है। तो अलग से ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर डिस्टेंस कम है जिस पे डिस्पोज़ करना है तो। और जब ये बकेट फिल हो रही है इसकी, अभी देखना, ये वाटर के अंदर जाएगी और जब इसकी बकेट फिल हो रही है, अभी देखिए इसका मूवमेंट हो रहा है, वो हॉरिज़ॉन्टल हो रहा है, हॉरिज़ॉन्टल ड्रैगिंग हो रही है इसमें। तो इसमें मूवमेंट होता है वो हॉरिज़ॉन्टल होता है। ड्रैग लाइन के लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इस मशीन की होती है वो ड्रैगिंग होती है, बकेट है वो जिस मटेरियल में डिगिंग करना है, उसमें ड्रैगिंग एक्शन करता है, हॉरिज़ॉन्टली मूव होती है इसकी बकेट। डैम्स में, एम्बैंकमेंट में, सोइल बैंक्स में इनका यूज़ होता है। पिट में नहीं जाना पड़ता इसको एक्सकवेशन के लिए। नियर बाय बैंक्स में डिपॉज़िट करो तो अलग से ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही लिमिटेड डिस्टेंस तक डिपॉज़िट कर सकता है बैंक्स में। ट्रेंचेज़ के लिए एक्सीलेंट है, और बकेट है वो हॉरिज़ॉन्टल डायरेक्शन में मूव होती है, तो मैंने पहले बता ही दिया था आपको। यानी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में दी है कि यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं डेरिक क्रेन के, मतलब पार्ट ऑप्शंस दिए हैं। इनमें से कौन से ऐसा है कि जो डेरिक क्रेन के पार्ट्स हैं? तो इस टाइप से होती है डेरिक क्रेन, ये है बूम, ये मास्ट है, और यहाँ पर ये है बुल व्हील। देखते हैं हम क्या-क्या पर्पज़ इनका। मास्ट है, ये वर्टिकल सपोर्ट स्ट्रक्चर है डेरिक क्रेन के लिए। ये बूम को होल्ड करके रखता है। बूम है, ये इंक्लाइंड आर्म है, ये इंक्लाइंड आर्म है ये वाली, जो कि लिफ्ट करती है। यहाँ से ये लोड को लिफ्ट करती है ये बूम। और बुल व्हील है, ये वाला पोर्शन है बुल व्हील, बॉटम में जो आपको दिख रहा है, ये सर्कुलर रोटेटिंग प्लेटफ़ॉर्म है एट द बेस ऑफ द बूम। तो ये अलाउ करेगा डेरिक क्रेन को स्विंग करने के लिए, जैसे कि यहाँ से कोई उठाना है कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ से उठाना है और यहाँ जाना है, तो इस बूम को घूमना पड़ेगा ना, तो वो रोटेशन ये बुल व्हील इसको अलाउ करता है। जैक है, वो डेरिक क्रेन का पार्ट नहीं है। क्या है जैक का पर्पज़? कि लिफ्ट करना है, सपोर्टिंग डिवाइस को रेज़ करना है, हाइट एडजस्ट करनी है, तो उसके लिए जैक का यूज़ किया जाता है। बेसिकली वही है, लिफ्ट करने के लिए, वर्टिकली लिफ्ट करने के लिए कोई हैवी मशीन है, उसके लिए जैक का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है कि यहाँ पर जो मटेरियल्स दिए हैं, इनमें से आउटपुट ऑफ पावर शोल है, एक फिक्स्ड शोल साइज़ है, उसमें मैक्सिमम किसमें होगा? कि एक पावर शोल है जिसका शोल जो है, जो बकेट है उसका साइज़ फिक्स है। तो कौन-सी टाइप की सॉइल उठाने में उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा निकल के आएगी? तो मॉइस्ट लोम है, ये सबसे ईज़ी टू होता है, डिग हार्ड नहीं है डिग करने में, और उसी के साथ में ये बकेट, मतलब हार्ड नहीं है डिग करने में, तो बकेट ईज़िली इससे फिल हो जाएगी, और स्टिकी भी नहीं है। अगर स्टिकी है, जैसे कि वेट स्टिकी क्ले है, तो इसमें अनलोडिंग में टाइम लगता है। जब बकेट को आप खाली करते हो ट्रक के अंदर, तो उसमें टाइम लगता है, ये ईज़िली निकलती नहीं है बकेट से। तो मोस्ट लोइम है, इसका सबसे ज़्यादा होता है आउटपुट, उसके बाद गुड कॉमन अर्थ का होता है, फिर वेल ब्लास्टेड रॉक का होता है, और उसके बाद वेट स्टिकी क्ले का होता है। 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गई, एक तो लूज़ है या टाइट है डिग करने के लिए, तो जितना ज़्यादा हार्ड होगा डिगिंग में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, आउटपुट कम निकल के आएगा। और उसी तरीके से अगर स्टिकी है या लूज़ मटेरियल है, स्टिकी मटेरियल होगा तो उसको अनलोडिंग करेंगे, बकेट को खाली करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में दिए है कि गिवन साइज ऑफ बकेट है, मतलब साइज का है बकेट का, वो फिक्स है। तो आइडियल आउटपुट ड्रैग लाइन में लिस्ट किस में मिलेगा? तो यहाँ पर भी आपको ये ऑर्डर याद रखना होगा। वेट स्टिकी क्ले में सबसे कम होता है, उसके बाद गुड कॉमन अर्थ है, उसके बाद सैंड एंड ग्रेवल है, उसके बाद मोस्ट लोम है। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी वाला जो क्वेश्चन है, ये जो वाले जो क्वेश्चन है, और एक आगे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि मैंने रेयरली ही देखा है एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। बाकी जो फ्लोट वगैरह के क्वेश्चंस हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दी हैं पावर शॉल के रिगार्डिंग, उसमें कौन-कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? फर्स्ट में दिया है कि आउटपुट को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम एंगल ऑफ स्विंग को एक गिवन डेप्थ ऑफ कट के लिए इंक्रीज़ कर दें, मतलब डिक्रीज़ कर दें, एंगल ऑफ स्विंग को रिड्यूस कर दें, तो हम आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंगल ऑफ स्विंग दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे टॉप से आप देख रहे हो, तो यहाँ से डिगिंग हो रही है, और यहाँ पर आपका ट्रक है जिसमें कि जो अर्थ मटेरियल है उसको आप लोड कर रहे हो। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ऑफ स्विंग है। एंगल ऑफ स्विंग जितना ज़्यादा होगा, मतलब उतना ही टाइम लगेगा उसको डिग करके वहाँ तक ले जाने में, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। साइकिल टाइम बढ़ जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा।
क्योंकि आउटपुट तो इस पे डिपेंड करता है ना कि जैसे 1 आवर का आउटपुट हम निकालें तो 1 घंटे में कितने साइकिल हुए? जितने ज़्यादा साइकिल होंगे उतने ज़्यादा आउटपुट होगा, उतना ज़्यादा मीटर क्यूब ऑफ सॉइल हम एक्सपेक्ट कर पाएँगे। तो एंगल ऑफ स्विंग को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो बेसिकली कम टाइम लगेगा, आउटपुट बढ़ जाएगा। सेकंड में दिया है गिवन एंगल ऑफ स्विंग फिक्स कर दिया है अब और पूछ दिया है कि आउटपुट होगा वो मैक्सिमम होगा ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कट पे। तो एक ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कट होती है, उसमें हमें आउटपुट मैक्सिमम मिलता है, इससे कम होगा तो भी हमें आउटपुट हमारा डिक्रीज़ होगा और ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कट से ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट होगा तो भी आउटपुट डिक्रीज़ होगा। तो एक्सप्लेन करूँगी मैं, एक बार हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट आपका सही हो गया, सेकंड सही हो गया। थर्ड में दिया आउटपुट है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय कीपिंग द डेप्थ ऑफ कट लेस देन ऑप्टिमम। ये बोल रहे हैं कि ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कट से अगर हम कम डेप्थ रखेंगे तो आउटपुट इंक्रीज़ होगा। तो नहीं, ऑप्टिमम पे मैक्सिमम आउटपुट हमें मिलता है। हम इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ ही होगा आउटपुट। आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ शॉल। तो ये सही बात है कि जो बकेट है उसका साइज अगर बड़ा होगा तो एक बार में हम ज़्यादा सॉइल को एक्सपेक्ट कर पाएँगे, कैरी कर पाएँगे, तो उस केस में ये बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ भी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डेप्थ ऑफ कटिंग अगर ऑप्टिमम होगी तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। इस चीज़ को आप इस फिगर की हेल्प से समझ सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा है अगर इस लेवल पे डिगिंग कर रही होगी मशीन तो कुछ इस तरीके से बकेट की पोजीशन होगी और बकेट के या तो पूरी फिल हो नहीं पाएगी और अगर करना है तो हमें बहुत ज़्यादा अंदर बकेट को पेनिट्रेट कराना पड़ेगा और ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से अगर ऊपर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइट पे एक्सकवेशन करना है तो यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम होगी। तो ऑप्टिमम डेप्थ वो है जिस पे मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है कि गिवन डेप्थ ऑफ कट है उसके लिए आउटपुट ऑफ पावर शॉल कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द एंगल ऑफ स्विंग। तो ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये एंगल ऑफ स्विंग होता है। यहाँ पर आप डिगिंग कर रहे हो और यहाँ पर आपका ट्रक है, तो ये एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा साइकिल टाइम होगा। तो असर्शन आपका बिल्कुल सही है। रीज़न में दिया है कि एंगल ऑफ स्विंग इज़ डिक्रीज्ड, द साइकिल टाइम विल डिक्रीज्ड। यस, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया है कि एक ड्रैग लाइन है उसका 90 डिग्री के एंगल ऑफ स्विंग पे ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कट पे जो आउटपुट है वो एक्स है। अगर आउटपुट क्या होगा अगर एंगल ऑफ स्विंग 120 डिग्री हो जाए और ऑप्टिमम डेप्थ है 120% हो जाए। डेप्थ है, ऑप्टिमम डेप्थ से आप बढ़ाओ या घटाओ आपका आउटपुट घटेगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एफिशिएंसी में आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। और एंगल ऑफ स्विंग भी आपने बढ़ा दिया है। पहले आपको ऐसे था कि यहाँ पे डिगिंग कर रहे थे और यहाँ पे ट्रक था। अब क्या कर दिया, डिगिंग यहाँ पे कर रहे हैं बट जो ट्रक है वो पहले 90 डिग्री पे था, अभी वो 120 डिग्री पे है। तो आपका साइकिल टाइम बढ़ेगा। तो दोनों ही फैक्टर्स हैं वो आउटपुट को डिक्रीज करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जो आउटपुट होगा वो जो एक्स आउटपुट है 90 डिग्री एंगल ऑफ स्विंग ऑप्टिमम डेप्थ के कोरस्पॉन्डिंग उससे कम होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया है कि बुलडोजर के आउटपुट के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं और पूछा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इनमें करेक्ट है। तो सबसे पहले तो हम एक बुलडोजर का वीडियो देख लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि वो किस तरीके से काम करता है। ये आपको जो भी इक्विपमेंट दिख रहा है ये है बुलडोजर। इसमें आगे ब्लेड लगी हुई है जिससे कटिंग भी करता है, एक्सकवेशन भी करता है और होलिंग भी करता है। होलिंग यानी जहाँ से कटिंग कर रहे हैं वहाँ से जहाँ डिस्पोज करना है वहाँ तक खुद लेके भी जाता है। अब टोटल जो ट्रैक्टर में पावर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक तो रोलिंग रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में, खुद को व्हीकल को खींचना है, उसमें जो पावर लग रही है और उसके अलावा एक्स्ट्रा कितना लोड वो कैरी कर सकता है। एक्स्ट्रा जो वो लोड कैरी कर सकता है वो है ड्रॉबार पुल, कि खुद के अलावा इतना लोड और व्हीकल कैरी कर सकता है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया है कि ड्रॉ बार एचपी जो है पावर उसको अगर हम इंक्रीज कर दें और होलिंग डिस्टेंस को कांस्टेंट रखें, तो अगर होलिंग डिस्टेंस सेम है तो ड्रॉ बार पूल को अगर इंक्रीज करोगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉइल है वो एक बार में ले जा पाएगा बुलडोजर। तो आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा। सेकंड में इसका उल्टा स्टेटमेंट दिया है कि डिक्रीज करेंगे अगर आउटपुट डिक्रीज होगा अगर ड्रॉ बार पूल को इंक्रीज करेंगे तो फर्स्ट सही हो गया, सेकंड गलत हो गया। अब थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है होलिंग डिस्टेंस की रिगार्डिंग, कि ड्रॉ बार एचपी है उसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं और होलिंग डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं। होलिंग डिस्टेंस क्या है, जहां से एक्सक्वेशन करना है और जहां पे डिपॉजिट करना है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है होलिंग डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगी तो साइकिल टाइम बढ़ जाएगा, एक साइकिल में जो टाइम लग रहा है वो बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ साइकिल्स कम हो जाएंगे और आउटपुट कम हो जाएगा।
तो सेकंड थर्ड में दिया है कि इंक्रीज होगा अगर होल्डिंग डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आंसर है वो ऑप्शन बी आ जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है कि एक मशीन है जिसको परचेज किया गया है इस अमाउंट में, 10 ईयर्स इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, साल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स है वो 1,50,000 है, बुक वैल्यू मशीन की एट द एंड ऑफ 5 ईयर क्या होगी। तो हम ऐसे मानते हैं कि टोटल जो भी डेप्रिसिएशन हो रहा है उसमें हर एक साल एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 10 लाख की मशीन है, 1.5 लाख साल्वेज वैल्यू है, यानी 1.5 लाख तो उसकी कीमत है उसकी लाइफ खत्म होने के बाद भी, यानी इफेक्टिवली कितना अमाउंट का डेप्रिसिएशन हो रहा है, इनको घटा दो 10 लाख में से 1.5 लाख, तो टोटल 8,50,000 अमाउंट का डेप्रिसिएशन हो रहा है। कितने साल में हो रहा है? 10 साल में हो रहा है, यानी एनुअली कितना डेप्रिसिएशन होएगा? 85,000 का होएगा। अभी मशीन की कीमत कितनी है? 10 लाख। 5 साल बाद कितना हो जाएगी? जितना 5 साल में डेप्रिसिएशन होएगा वो कम कर दो। तो 5 इंटू 85,000 रिड्यूस कर दिया तो 5,75,000 आ गई, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है कि एक एक्सकवेटर है उसकी ये कॉस्ट है 8 लाख, बाद उसकी साल्वेज वैल्यू है वो जीरो हो रही है, कोई भी साल्वेज वैल्यू नहीं है, मतलब जीरो हो जाएगी उसकी प्राइस। बुक वैल्यू पूछिए आपसे 3 इयर्स के बाद में यूजिंग जनरल डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड। तो डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड में आपका अभी जो अमाउंट है उसका कुछ कांस्टेंट एक फिक्स परसेंटेज है जो कि डेप्रिसिएशन होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने जो किया था वो जनरल स्ट्रेट लाइन मेथड था, जिसमें कि हर साल एक फिक्स अमाउंट डेप्रिशिएट हो रही थी। बट अभी क्या हो रहा है, जो आपका बुक वैल्यू है मशीन की एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वैल्यू है उसका एक फिक्स परसेंटेज डेप्रिशिएशन हो रहा है। तो बुक वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, साल से दर साल कम होती जाएगी, तो वैसे ही डेप्रिशिएशन वाली अमाउंट भी साल दर साल कम होती जाएगी। यहाँ पे कैसे निकालेंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड से हम कैसे निकालते हैं? 1 बाई जो टाइम ड्यूरेशन कर देते हैं, यहाँ पर इसको 2 टाइम्स कर दो। जैसे 8 ईयर्स है तो 1 बाई 8 है, उसको डबल डिक्लाइन रेट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें आपका परसेंटेज आ जाएगा, यानी हर साल 25% से डेप्रिसिएशन हो रहा है। अब 1 ईयर के बाद बुक वैल्यू क्या होगी? जो अमाउंट है इसमें से 25% हमने लेस कर दिया। अब ये अमाउंट आई, अगले साल का निकालना है तो इस अमाउंट में से 25% लेस कर दो और उसके बाद इससे कर दो, इतने में आपका एट द एंड ऑफ 3 इयर्स आ जाएगा, जो कि आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया है कि अर्थ का एक्सप्रेशन करना है अगर मैनुअली तो 10 रुपीज़ पड़ेंगे पर क्यूबिक मीटर के, और अगर मशीन से करना है तो 4,000 तो फिक्स अमाउंट है, उसके अलावा हर क्यूबिक मीटर के कॉरस्पॉन्डिंग 2 रुपीज़ हमें पे करने होंगे। तो हमसे पूछा गया है कि क्या क्वांटिटी ऑफ अर्थ का एक्सप्रेशन होगा जिसके लिए दोनों कॉस्ट है वो इक्वल आ जाए। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, अलजेब्रा लगाना है आपको। एक्स मीटर क्यूब मान लिया कि हम एक्सक्वेट कर रहे हैं, तो 10 की रेट से मैनुअल के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा 10 इंटू एक्स, मशीन के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 4,000 तो फिक्स अमाउंट है और 2 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर है तो 2 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से 8 एक्स आपका आ गया 40,000 और एक्स आपका आ जाएगा 500 क्यूबिक मीटर, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 73 में यहाँ पर 2 लिस्ट दी हैं और हमें मैच करना है। रिसेंट ईयर में मैंने इस वाले टॉपिक पे क्वेश्चंस काफ़ी कम देखे हैं, तो एक तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसमें नहीं जाना है। दूसरा ये है कि मैं तो एडवाइस करूँगी कि आपको वैल्यूज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा आपको रिलेटिवली आइडिया रहेगा तो उतने से काम चल जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन होता क्या है सबसे पहले तो? अरे ये रेशियो होता है मैक्सिमम यूजेबल ट्रैक्शन फोर्स टू द नॉर्मल फोर्स। एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपने पढ़ा होगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जैसे कि ये कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई ब्लॉक ए मूव कर रहा है, ये इस तरीके से स्लाइड कर रहा है इसके ऊपर। तो इस पर एक तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसमें एक फोर्स लगेगा, जो कि फ्रिक्शन फोर्स होगा और म्यू इंटू एन उसकी वैल्यू होती है। तो उसी के जैसे ये है, बट यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि स्लिप नहीं होना चाहिए उस पे, जो दोनों सरफेस के बीच में उनके बीच में स्लिप नहीं होना चाहिए कोई। उसके बिना जो मैक्सिमम फोर्स हमें मिल सकता है वो ट्रैक्शन फोर्स है। और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन से कैसे रिलेटेड होगा? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन को नॉर्मल फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रैक्शन फोर्स मिलेगा। यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा ट्रैक्शन फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स सेम है तो। अब यहाँ पर जैसे कि मैं आइस और कंक्रीट को कंपेयर करूँ, तो आइस में अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊँगी तो उसमें स्लिप हो जाएगा, वहीं पे कंक्रीट में नहीं होगा। तो आइस का सबसे कम होगा, कंक्रीट है उसका यहाँ पर जो दिया है इनमें सबसे ज़्यादा होता है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन, और कंक्रीट का सबसे हाई होगा, लूज़ सैंड का लो होगा और लूज़ अर्थ का मीडियम होगा। तो आप थोड़ा-सा रफली आइडिया रहेगा तो आप आंसर कर पाएँगे कि मैक्सिमम है आपका कंक्रीट का, बी का आपका 4 होगा, सी का 3 होगा, डी का 1 होगा और ए का 2 होगा।
क्वेश्चन नंबर 74 में दिया है कि यहाँ पर डिफरेंट सरफेस दी हैं और हमसे पूछा है कि हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन है क्रॉलर ट्रैक्टर्स के लिए किसके लिए होगा। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है, मिनिमम होगा वो आइस के लिए होगा और हाईएस्ट होगा वो फर्म अर्थ के लिए होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है कि रोलिंग रेजिस्टेंस एक व्हील का है वो किस पे डिपेंड करता है। तो रोलिंग रेजिस्टेंस क्या है, व्हीकल आगे की डायरेक्शन में मूव कराने के लिए उस पे जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो रोलिंग रेजिस्टेंस है। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि व्हीकल है उसको आगे कि उसके मूवमेंट के लिए उसके अगेंस्ट जो फोर्स लग रहा है वो रोलिंग रेजिस्टेंस है, जो उसके मूवमेंट को रोकने वाला फोर्स लग रहा है। अब व्हीकल अगर ग्रेड पे मूव कर रहा है, इस तरीके से स्लोप है, तो उस केस में इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अगर ये थीटा एंगल है, तो इधर एक इसका कंपोनेंट आएगा डब्ल्यू कॉस थीटा, इधर एक इसका एक कंपोनेंट आएगा डब्ल्यू साइन थीटा। तो अगर व्हीकल लेवल सरफेस पे था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो था वो रोलिंग रेजिस्टेंस था। अगर स्लोप आ गया है, तो ये वाला कंपोनेंट अब व्हीकल की मूवमेंट की डायरेक्शन ये है और ये फोर्स इधर लग रहा है, तो ये भी रोलिंग रेजिस्टेंस में ऐड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं ग्रेड रेजिस्टेंस। तो ग्रेड रेजिस्टेंस ग्रेड पे आएगा और रोलिंग रेजिस्टेंस तो लेवल रोड पे जो रेजिस्टेंस मिल रहा है उसकी बात हो रही है, तो ग्रेड इसको नहीं अफेक्ट करेगा। ग्रेड पे अगर है तो हम उसके लिए अलग से ये वाला कंपोनेंट लेते हैं। ग्राउंड कंडीशंस पे ग्राउंड कंडीशंस है वो अफेक्ट करेंगी। इसको आप इससे समझते हो कि आप खुद को देखो, आप खुद अगर वॉक कर रहे हो, आप एक रोड पे वॉक कर रहे हो, आपको कितना ईज़ी है वॉक करना। वहीं पे आप अगर मिट्टी में वॉक कर रहे हो, रेगिस्तान में चले हुए हो, तो ऐसे में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है खुद को आगे बढ़ाने के लिए। तो सेम उसी तरीके से ग्राउंड कंडीशंस है वो व्हीकल के भी रोलिंग रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती हैं। अगर कच्ची रोड जैसा रास्ता है तो वैसे में व्हीकल का रोलिंग रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है खुद को आगे ले जाने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया है कि यहाँ पर डिफरेंट सर्फेसेस दी हैं। इनमें हाईएस्ट रोलिंग रेजिस्टेंस एक रबर टायर्ड व्हीकल के लिए किसका होगा? तो लूज सैंड होता है ये हाईएस्ट रोलिंग रेजिस्टेंस देता है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया, आप खुद को इमेजिन कर सकते हो कि आप एक डेज़र्ट वाले सैंड है, कोई टीला है मिट्टी का, उसपे से चल रहे हो, तो आपको खुद को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगाना पड़ेगा। हम इसके मैकेनिज़्म में ज़्यादा नहीं घुसते हैं, बेसिकली आपका पैर कितना अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको गवर्न करते हैं। बट आप फ़ील कर सकते हो कि लूज़ सैंड होगी तो उसमें रोलिंग रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, वहीं पे कंक्रीट है उसमें काफ़ी कम होगा। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया है कि ग्रॉस वेट एक व्हीकल का है वो 30 टन है, रोलिंग रेजिस्टेंस 30 केजी पर टन है, तो कितना ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड होगा ट्रक को मूव करने के लिए यूनिफॉर्म स्पीड से। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड से अगर मूव कर रहा है व्हीकल, तो उस केस में उतना ही ट्रैक्टिव एफर्ट चाहिए होगा जितना रोलिंग रेजिस्टेंस है। 1 टन के लिए रोलिंग रेजिस्टेंस 30 केजी है, तो 30 टन के लिए हो जाएगा 10 इंटू 30 यानी 900 केजी। यहाँ पर अगर हमें व्हीकल को एक्सीलरेट करना है, तो उस केस में अगर इसका मास m है, तो m में जितना फोर्स है वो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। बट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है, तो 900 केजी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया है कि ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर होता है एक अर्थ मूविंग मशीन का, उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं ग्रेड परसेंटेज को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो वो फैक्टर क्या है? मतलब कौन सा फैक्टर है जिसको मैं ग्रेड परसेंटेज यानी ग्रेड जो मेरा परसेंटेज में दिया गया है उसको उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर मिल जाए। ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर क्या है? जैसे रोलिंग रेजिस्टेंस का हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि रोलिंग रेजिस्टेंस कहीं 20 केजी पर टन, 10 केजी पर टन इस तरीके से था। तो ये ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर भी इसी तरीके से होता है। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे ये कोई स्लोपिंग सरफेस है, ये यहाँ पर आपका कोई व्हीकल है, व्हीकल की इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, ये इंक्लाइंड है रोड आपकी, इसमें जो वेट एक्ट करेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड करेगा। अगर ये थीटा है तो इस डायरेक्शन का इसका कंपोनेंट डब्ल्यू कोस थीटा होगा और इस डायरेक्शन का इसका कंपोनेंट होगा वो डब्ल्यू साइन थीटा होगा। अब इस स्लोप पे व्हीकल को मूव करवाने के लिए रोलिंग रेजिस्टेंस के अलावा हमें डब्ल्यू साइन थीटा जितना फोर्स और लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर हमें मूव करवाना है व्हीकल को तो इसको भी ओवरकम करना होगा। आपको ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर कैलकुलेट करना है केजी पर टन में, यानी 1 टन के व्हीकल के लिए कितना केजी ग्रेड होगा, ग्रेड रेजिस्टेंस होगा वो कैलकुलेट करना है आपको, ताकि किसी दूसरे व्हीकल के जिसका आपको वेट पता है उसके लिए आप मल्टीप्लाई करके निकाल पाओ। अब डब्ल्यू साइन थीटा में साइन थीटा को जी की फॉर्म में डिनोट करते हैं, बट ये परसेंटेज में होता है, तो इसको फ्रैक्शन में कैलकुलेट करने के लिए मैं जी डिवाइडेड बाई 100 कर दूंगी
और उसके बाद W की जगह हम क्या लेंगे, कितने के लिए कर रहे हैं हम, 1 टन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जो फोर्स आ रहा है वो पर टन है ना इसमें नीचे, तो 1 टन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा 10G आ गया। इसको मैं कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यानी 10 kg पर टन है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि नियरेस्ट अभी यही है। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया है कि एक व्हील्ड ट्रैक्टर होलिंग यूनिट है, फर्म अर्थ पे ये वर्क कर रही है। टोटल लोडेड वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें जो यूनिट का है वो इस तरीके से है कि ड्राइविंग व्हील ये वाले व्हील है, ये तो ड्राइविंग व्हील है, और स्क्रैपर व्हील है, ये वाले व्हील है। तो इसमें यहाँ पर जो टोटल लोड आ रहा है, लोडेड वेट इसका है 25,000, और इस पर जो लोडेड वेट आ रहा है ये 20,000 kg है। कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन आपको दिया है व्हील्ड ट्रैक्टर का फर्म अर्थ पे 0.5, तो रिम पुल क्या होगा जिससे ट्रैक्टर है वो एग्जर्ट कर सकता है विदाउट स्लिपिंग। तो यहाँ पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो रिम पुल मिलेगा वो इससे मिलेगा, जो ट्रैक्टर के खुद के व्हील्स हैं उससे हमें रिम पुल मिलेगा। तो उस पर कितना लोड आ रहा है उसको आप जो ट्रैक्शन कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रैक्टिव एफर्ट मिलेगा, और ट्रैक्टिव एफर्ट ही रिम पुल होता है। क्या होते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट और रिम पुल, टोटल व्हीकल के पास कितनी पावर है, कितना लोड वो कैरी कर सकता है, खुद का और एक्स्ट्रा लोड मिला के टोटल कितना वो कैरी कर सकता है, वो ट्रैक्टिव एफर्ट या रिम पुल है। तो यहाँ पर आप ड्राइवर व्हील पे जो लोड आ रहा है 25,000, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,500 ऑप्शन भी आ जाएगा। ध्यान रहे स्क्रैपर वाले पे हमें रिम पुल नहीं मिलेगा, वहां से हमें पावर नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है कि एक 4 व्हील ट्रैक्टर है जो कि ऑपरेट हो रहा है, उसका ऑपरेटिंग वेट है वो 12,000 kg है, पूल कर रहे हैं हम उसको अलोंग ए रोड जिसका स्लोप है राइजिंग स्लोप 2%, यूनिफॉर्म इसकी स्पीड है, ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर इसका है वो 10 kg पर टन है, टो केबल में टेंशन है वो 720 kg है, तो रोलिंग रेजिस्टेंस क्या होगा रोड का। इस तरीके से कोई स्लोपिंग रोड है और ये आपका 4 व्हील वाला ट्रैक्टर है जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा है। ये एक टो केबल से कनेक्टेड है, ये यहाँ पे टो केबल है जिससे कि आगे दूसरा व्हीकल कनेक्टेड है और वो इसको खींच के ले जा रहा है। ये दूसरा ए व्हीकल है, ये पुल कर रहा है इस ट्रैक्टर को। टो केबल में आपको दिया गया है कि टेंशन है वो 720 kg है, यानी 720 kg का फोर्स लगाना पड़ रहा है इस ए व्हीकल को ट्रैक्टर को पुल करने के लिए, यानी 720 kg इस ट्रैक्टर का ट्रैक्टिव फोर्स है इस जो रोड दी है स्लोपिंग वाली रोड उस पे। स्लोप पे ट्रैक्टिव फोर्स किसके इक्वल होता है, ट्रैक्टिव फोर्स इक्वल होता है रोलिंग रेजिस्टेंस, और उसके साथ में एक हमें ग्रेड के कारण रेजिस्टेंस मिलता है, क्योंकि रोलिंग रेजिस्टेंस में हम ये मानते हैं कि लेवल रोड पे अगर हमारा व्हीकल मूव कर रहा है तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए वो रोलिंग रेजिस्टेंस है, कांस्टेंट स्पीड से हमें मूव कराना है तो जो फोर्स लगाना होगा वो रोलिंग रेजिस्टेंस होगा। इसके साथ में अब एक ग्रेड रेजिस्टेंस और आ गया है क्योंकि यहाँ पर स्लोप भी है। ग्रेड रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, पिछले या उससे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला है कि ग्रेड रेजिस्टेंस क्या होता है, स्लोप इनटू ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर 10 kg इनटू जो वेट है डब्ल्यू व्हील ट्रैक्टर का वो 12,000 kg ट्रैक्टर का वेट है, तो इसको टन में हम लिखूंगी तो 1200 हो जाएगा, यानी ग्रेड रेजिस्टेंस हो गया मेरा 20 इंटू 12 यानी 240 kg आ गया। ट्रैक्टिव फोर्स कितना है 720 kg है, रोलिंग रेजिस्टेंस मुझे अभी निकालना है और इज इक्वल टू 240। यहाँ से मेरा आर आ गया है 720 में से 240 घटा दीजिए आप, 480 आ गया। 480 kg रोलिंग रेजिस्टेंस है, बट आपको kg पर टन की फॉर्म में पूछा है तो आप जो वेट है उसे डिवाइड कर दीजिए। 480 kg है, 12 टन के लिए, 1 टन के लिए हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाई 12 यानी 40 kg पर टन आ जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।